हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। चलिए केटीक्यू सीरीज को आगे बढ़ाते हैं हम। तो आज का पहला सवाल जो है, हु वाज द फाउंडर ऑफ चालुक्य डायनेस्टी। तो यहाँ चालुक्य जो है, पहली बात तो हमें पता होना चाहिए कि चालुक्य डायनेस्टी थी कब। इसकी शुरुआत 542-43 के आसपास की गई थी एडी में, ठीक है। और इसका जो फाउंडर थे यानी पुलकेशिन वन, ठीक है। पुलकेशिन वन जो थे इसके फाउंडर थे। और अगर कहा जाए चालुक्यास की, तो चालुक्य जो सबसे इंपॉर्टेंट किंग हुआ करते थे इसके, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट किंग अगर बोले तो वो थे पुलकेशिन द्वितीय, ठीक है। पुलकेशिन द्वितीय, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट किंग थे इसके। एक्चुअली पुलकेशिन द्वितीय के बारे में ही सवाल आता है, और ये आता है कि ऐहोल इंस्क्रिप्शन जो है, ऐहोल इंस्क्रिप्शन किसने बनवाया था। तो एक्चुअली ऐहोल इस इंस्क्रिप्शन पे जो कंस्ट्रक्शन करवाया था वो तो कीर्तिवर्मन ने करवाया, रवि कीर्ति ने करवाया था, सॉरी, ठीक है, रवि कीर्ति ने करवाया था। और जो कि कोर्ट पोएट था किसका, यानी राजकवि थे पुलकेशिन द्वितीय के, ठीक है, रवि कीर्ति। और इन्होंने ही इस पे जो है वो लिखवाया, इसको इरेक्ट करवाया था। यानी किसके दौर में इसको इस इंस्क्रिप्शंस को खड़ा करवाया गया या बनाया गया, ये पुलकेशिन द्वितीय के थे। एक और बात जो चालुक्यास की थी, वो चालुक्यास एक्चुअली जो थे ना, वो लेडीज को यानी विमेन को हाई रैंकिंग दिया करते थे अपने एडमिनिस्ट्रेशन में, ठीक है। ये भी सवाल पूछा जा सकता है, हाई रैंक्स देते थे इन एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। ये चालुक्यास की बहुत अच्छी एक कह सकते हैं इसकी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम की एक अच्छी बात थी। और पुलकेशिन द्वितीय ने जो है वो नरसिंहवर्मन जो पल्लव किंग थे उनको हराया गया, इन्होंने हराया था, ठीक है। यही कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे जो कि एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। हमारा अगला सवाल कहता है कि बाणभट्ट वाज द कोर्ट पोएट, ठीक है। बाणभट्ट के बारे में पहली बात तो ये जान लो, ये किस जो राजा के राजकवि थे। तो बाणभट्ट ने एक किताब लिखी है जिसका नाम है हर्षचरित, ठीक है। ये सवाल बहुत बार पूछा जाता है कि हर्षचरित किसने लिखा है। तो हर्षचरित जो है वो बाणभट्ट ने लिखा है एक्चुअली। तो यहां से पता चल गया होगा कि ये हर्षवर्धन के कोर्ट पोएट होंगे, ठीक है। जो हर्षवर्धन है, हर्षवर्धन को शिलादित्य भी कहते हैं, ठीक है। ये एक फैक्ट है। और ये जो है हर्षवर्धन जो है वो 606 एडी में यानी अपने गद्दे पे बैठा था। और ये तब 16 ईयर्स के ही थे बस, ठीक है। और इन्होंने 41 ईयर्स तक शासन किया। ये एक बहुत, और इनका शासन माना जाता है बहुत समृद्ध शासन था। ये आज का जो कुंभ मेला है, इसकी शुरुआत भी कहीं ना कहीं इसी दौर से शुरू होती है, हर्षवर्धन के दौर से ही शुरू होती है, ठीक है। ये बात है। हर्षवर्धन खुद एक बहुत अच्छे कवि थे, यानी बहुत अच्छा राइटर था, ठीक है। बहुत किताबें इन्होंने लिखी, जैसे कि नागनंद, एक है नागनंदा, ठीक है, नागनंदा करके किताब है। एक रत्नावली भी है, ठीक है। उसके बाद एक प्रियदर्शिका भी है। ये तीनों किताब के बारे में बहुत पूछा जाता है, क्योंकि ये खुद एक किंग है, किंग ने किताब लिखी है, तो ऑब्वियस सी बात है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट कुछ बात थी जो कि हर्षवर्धन के बारे में कुछ फैक्ट्स थे। और बाणभट्ट के बारे में याद रखना, ये हर्षा के कोर्ट पोएट थे और हर्षचरित इन्होंने लिखी है, ठीक है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल कहता है कि हु अटैक्ड एंड लूटेड द फेमस सोमनाथ टेम्पल इन 1026 एडी। तो भाई इस वक्त जो है गजनवी रूलर्स का एक शासन हुआ करता था। तो यहाँ पे महमूद ऑफ गजनी, ठीक है, गजनवी के किंग महमूद ऑफ गजनी, ठीक है। महमूद जो थे, ये महमूद ऑफ गजनी था, ठीक है। ये एक्चुअली 1000 से लेकर के 1027 तक बहुत बार अटैक किया, लगभग 17 बार अटैक किया इसको, इंडिया को। और 1001 में जयपाल जो है पेशावर का किंग, हिंदू किंग था,
जयपाल, उसको हराया। उसके बाद 1008 में उसके बेटे आनंद पाल को हराया, और इस तरह फिर यहाँ पे आता, लूट मार करके वापस चला जाता। और यही था जिसने सोमनाथ टेम्पल को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया था। ठीक है, सोमनाथ टेम्पल को तहस नहस करने का काम ये महमूद ऑफ गजनी को जाता है। महमूद ऑफ गजनी की कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी हैं जो कि सवाल में आजकल वो पूछे जा रहे हैं, जैसे कि अल बरौनी। ठीक है, अल बरौनी के बारे में पूछा जाता है। ये अल बरौनी कौन था? ये जो है महमूद ऑफ गजनी के साथ एक इंडिया आया था। ठीक है, इसने एक किताब लिखी है, किताब उल हिंद। ठीक है, किताब उल हिंद एक किताब है जिसको इसने लिखा है। इसी को तहकीक ए हिंद भी कहते हैं। उसी किताब को तहकीक ए हिंद भी कहते हैं। ठीक है, इसकी रचना जो है वो अल बरौनी ने की थी। और अल बरौनी की एक और खासियत, वो फैक्ट इंपॉर्टेंट है ये कि फर्स्ट मुस्लिम था जिसने कुरान को पढ़ा। ठीक है ना, कुरान को पढ़ने वाला पहला मुस्लिम कह सकते हैं ये था। इसके बारे में एक बार सवाल पूछा गया था, वो द फर्स्ट मुस्लिम जिसने कुरान की स्टडी की, तो ये था अल बरौनी। और साथ ही साथ अल बरौनी के साथ, मतलब ये महमूद ऑफ गजनी के साथ इसका पोर्ट पोएट फिरदौसी भी आया था। और इसकी भी किताब को पूछा जाता है कि फिरदौसी ने कौन सी किताब लिखी थी या किसका पोर्ट पोएट था। एक्चुअली ये बुक जो है वो शाहनामा लिखी है फिरदौसी ने। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे। चलिए अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस वाज रूल्ड बाय द उडियार डायनेस्टी। अब उडियार डायनेस्टी जो है विजयनगर का एक पार्ट था, यानी विजयनगर एम्पायर का एक पार्ट था। ठीक है, और ये एक्चुअली 1399 में मैसूर में बना एस्टैब्लिश हुआ था। और इसको एस्टैब्लिश करने का जो श्रेय है वो जाता है यदुराया उडियार को। यदुराया उडियार को 1399 में एस्टैब्लिश करने का श्रेय जाता है, और ये मैसूर में था। ठीक है, और ये किसका, ये जो है इसके बारे में कि ये विजयनगर एम्पायर का एक पार्ट था, जो कि बाद में जाकर के आई थिंक 1565 के आसपास जाकर के 65 के आसपास ये इंडिपेंडेंट स्टेट बन गया था। ठीक है, जब विजयनगर एम्पायर जो है कमजोर हुआ तो ये इंडिपेंडेंट स्टेट बन गया। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस रिक्वायर्ड टू हियर एन इको। एक्को सुनने के लिए कम से कम कितना डिस्टेंस होना चाहिए? तो ये 16.5 मीटर के आसपास होता है अप्रोक्सीमेटली। यहाँ ले लो 17। ठीक है, इसके आसपास कोई ना तो 17 मीटर होगा। ये कम से कम इतना होना चाहिए एको सुनने के लिए। स्पीड ऑफ साउंड क्या होती है? स्पीड ऑफ साउंड जो है वो 343 मीटर पर सेकेंड। ये नॉर्मल एयर या वैक्यूम में देखो तो इतना होता है, 343 मीटर। चलिए, ये तो साइंस का सवाल था डायरेक्ट। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हु इन्वेंटेड ब्लूटूथ। तो ये एक फैक्ट है, ब्लूटूथ किसने इन्वेंट किया? एक्चुअली क्या है कि एक डच इंजीनियर था जो एरिक्सन कंपनी में काम करता था। ठीक है ना, एरिक्सन कंपनी में काम करता था, फोन डिपार्टमेंट में ना, ये टेलीफोन डिपार्टमेंट, मोबाइल डिपार्टमेंट में काम करता था। ये डच था और ये है डॉक्टर हाफ हार्टेन। ठीक है, या जाफ हार्टेन, हाफ हार्टेन पढ़ते हैं इसको, तो यही है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। इसका जवाब जो है वो डॉक्टर हाफ हार्टेन। अगला सवाल कहते द प्रॉपर्टी ऑफ कैटिनेशन इज प्रिडोमिनेंट। पहली बात तो ये पता होना चाहिए कि कैटिनेशन है क्या। कैटिनेशन एक प्रॉपर्टी है, उसमें चेन बनती है। तो यहां से पता चली गया होगा चेन किसमें बनता है। चेन में कार्बन में बनता है, इतने लंबे लंबे चेन बनते हैं कार्बन के। तो कैटिनेशन की प्रॉपर्टी जो है वो कार्बन में दिखती है। ठीक है, ये सवाल था फैक्चुअल। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेम द ग्लैंड दैट कंट्रोल्स द फंक्शनिंग ऑफ अदर एंडोक्राइन ग्लैंड, जिसे हम मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं ना। पिट्यूटरी ग्लैंड फैक्ट था। पिट्यूटरी ग्लैंड मास्टर ग्लैंड कहलाता है क्योंकि ये बाकी को भी कंट्रोल करता है। ठीक है, पेनक्रियाज जो है वो इंसुलिन प्रोड्यूस करता है जो शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। ये हमने अपने पिछले वीडियो में पढ़ा था, कंट्रोल या रेगुलेट करो क्या हो। ठीक है, यहाँ पीनियल ग्लैंड होगा।
पिनियल ग्लैंड क्या करता है, ये ब्रेन में होता है और ये एक्चुअली मेलाटोनिन एक सब्सटेंस है, उसको प्रोड्यूस करता है, यानी एंजाइम हार्मोन को प्रोड्यूस करता है, जो कि हमारे स्लीपिंग पैटर्न को बदलता है, यानी मेंटेन करता है। ठीक है, तो यहाँ पे मेलाटोनिन जो है वो सिक्रीट करता है और इसका काम क्या है, स्लीपिंग पैटर्न को मेंटेन करना। ठीक है, और एड्रेनल ग्लैंड के बारे में पता है, ये इमरजेंसी हार्मोन सिक्रीट करता है, एड्रेनलिन। ठीक है ना, हमने अपने पहले वीडियो में देखा था। ये क्या है, इमरजेंसी हार्मोन है, राइट। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कहता है, द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इनटू आई कैन बी कंट्रोल्ड एंड रेगुलेटेड बाय। देखो भाई, पहली तो आई का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। ऐसे सिंपल सा है, ऐसे करके यहां से ऐसे ऐसे। ठीक है, यहाँ एक लेयर होती है, कवर करता है पूरे आंख को, तो इस लेयर को कहते हैं कॉर्निया। ठीक है, कॉर्निया ये लेयर है। यहाँ एक मसल होता है इस जगह पे ऐसे, जो कि लेंस से अटैच होता है, इसे कहते हैं सिलियरी मसल। इसी का काम है कॉन्ट्रैक्ट होना और रिलैक्स होना, ये दोनों। ठीक है, सिलियरी मसल। ओके, और ये वाला जो पार्ट है, ये है आइरिस, दोनों साइड जो है आइरिस, और सेंट्रल जो पार्ट है उसे कहते हैं प्यूपिल। और ये जो है प्यूपिल, इसी का काम है कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होना। ठीक है, और फिर लाइट को एंटर, जो लाइट जो है उसको रेगुलेट करता है, यानी कंट्रोल करता है कितना एंटर करेगा नहीं करेगा। ठीक है, ये प्यूपिल जो है वो एक्सपेंड करेगा या रिलैक्स करेगा। ठीक है, तो अगर एक्सपेंड किया तो ज्यादा लाइट जाएगी और रिलैक्स किया तो कम लाइट जाएगी। ठीक है, तो इसका यहाँ क्या है, प्यूपिल का काम है। और सिलियरी मसल का काम क्या है, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करना, और लेंस को के फोकल लेंथ को बढ़ाना और घटाना। रेटिना क्या होता है, रेटिना एंड साइड जो इधर बना था, यहाँ पे इमेज बनती है, जिस स्क्रीन पे इमेज बनती है उसे रेटिना कहते हैं। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। Which cell in our body are properly called soldiers of human body? कौन हमारे इम्यून सिस्टम को कौन बूस्ट करता है, यानी इम्यून सिस्टम जो है वो हमारा WBC है, इसी को कहते हैं सोल्जर्स। यही लड़ता है, जितने भी इंफेक्शियस चीज अंदर जाती है हमारे बॉडी के, उससे लड़ने की कोशिश करता है व्हाइट ब्लड सेल। अब एसिनोफिल क्या है, जो एसिनोफिल है ये भी एक व्हाइट ब्लड सेल का एक प्रकार है। ठीक है, जो इन्फेक्शंस, एक्चुअली जहां इन्फेक्शंस होते हैं या इन्फ्लेमेशंस होते हैं, वहां पे इसकी मात्रा बढ़ जाती है। ये भी एक टाइप ऑफ, ये और बेसोफिल्स, ये दोनों एक टाइप का WBC है। ठीक है, जहां इन्फेक्शंस होती है इसकी मात्रा बढ़ जाती है, और बेसोफिल्स में क्या होता है, एलर्जी के से रिलेटेड है। एलर्जी जहां पे, अगर एलर्जी से रिलेटेड कोई चीज हुआ है तो इसकी मात्रा घट जाएगी। ठीक है, ये एलर्जी में कम हो जाता है। चलो, और RBC के तो अपना बॉडी जो है ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करता है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। An economic condition when there is one buyer and many sellers is called। पहली बात तो ऐसा सिचुएशन जहां केवल एक खरीदार है और बेचने वाले बहुत हैं, इसको क्या कहते हैं? इस कंडीशन को कहते हैं मोनोप्सनी कहते हैं इसको। ठीक है, जहां पे एक बायर है और बहुत सारे सेलर हैं, क्या कहते हैं इसको, मोनोप्सनी। अब देखो बाकी टर्म्स भी देख लेते हैं। ओलिगोपोली क्या होता है? एक ऐसा मार्केट स्ट्रक्चर होता है, बेसिकली मार्केट का एक स्ट्रक्चर होता है जिसमें कम से कम 3 यानी 2 से अधिक जो है, ठीक है, मोर देन 2 सेलर्स होते हैं, और किसी का भी एक इन्फ्लुएंस नहीं होता मार्केट पे। ठीक है, और एक छोटा सा स्ट्रक्चर होता है, ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है, छोटा सा, जैसे मंडी टाइप हो गया। ठीक है, एक छोटी सी मंडी टाइप, वो ओलिगोपोली का एक
उदाहरण है। मोनोपोली क्या होता है, जिसमें एक आदमी का एक अधिकार होता है, यानी एक कंपनी, ठीक है, उसी का। जिसे मान लेते हैं कि टेलीकम्युनिकेशन है, अगर केवल यहाँ पे जियो ही आ जाए और कोई भी ब्रांड ना रहे, जैसे एयरटेल और वोडाफोन सब खत्म हो जाए, तो वो कंडीशन हो जाएगी मोनोपोली की, ठीक है। ओके, अब परफेक्ट कंपटीशन नॉर्मल है, जिसमें एक प्रकार ये बहुत सारे सेलर्स होते हैं, बहुत सारे बायर्स होते हैं, मस्त अपना सब बिजनेस करते हैं, वो है परफेक्ट कंपटीशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है कि मूवमेंट अलोंग दिस सप्लाई कर्व इज नोन एज। भाई जब सप्लाई कर्व में क्वांटिटी बढ़ाई या घटाई जाती है तो क्या प्रभाव पड़ता है, सप्लाई कर्व जो क्या कहता है हमारा, ठीक है। तो ये कहता है कि अगर प्राइस बढ़ा, जैसे एक कॉन्सेप्ट है, प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई जो है एक्सपेंड करेगी, ठीक है, एक्सपेंशन होगा। और अगर प्राइस घटेगा तो क्या होगा, सप्लाई जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगी, ठीक है। तो इसी को, इन्हीं दोनों कंडीशन को कहते हैं हम सप्लाई कर्व के अलोंग मूवमेंट, ठीक है, मूवमेंट अलोंग सप्लाई कर्व। तो यही इसे यहाँ पे जो परफेक्ट आंसर होना चाहिए वो है एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है नीति आयोग हैज बीन फॉर्म टू रिप्लेस विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन। ये हमने अपने पहले वीडियो में भी देखा था, क्वेश्चन सीरीज के पिछले वाले वीडियो में भी देखा था। इसमें क्या कहता है नीति आयोग, तो ये प्लानिंग कमीशन जो कि 1950 में आया था, ठीक है, और इसको हटा करके नीति आयोग लाया गया, जो कि नीति आयोग लाया गया 1 जनवरी 2015 को एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के द्वारा, ठीक है। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर का मतलब क्या है कि जो एग्जीक्यूटिव्स हैं, मतलब एक प्रकार सर्वसम्मति से सरकार की ये लाया गया, कोई ऐसा नहीं लेजिस्लेचर में पास होके कुछ नहीं एक्ट बन के आया, नहीं, ठीक है, ये बस एक डिसीजन से आया है। तो ये हमने पिछली बार भी बहुत डिटेल में डिस्कस किया, तो इसको आप वहां से देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। द आइडिया ऑफ रेसिडुअल पावर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच। तो ये एक्चुअली क्या है कि हमारी जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो अमलगमेशन ऑफ मेनी कॉन्स्टिट्यूशंस हैं, यानी बहुत सारे देशों के कॉन्स्टिट्यूशन से कुछ फीचर्स लिए गए हैं, फीचर्स ऑफ डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशंस। तो अलग अलग देशों से कॉन्स्टिट्यूशंस के कुछ प्रोविजंस हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में डाला है, यानी छापा है, ठीक है। और इसी प्रकार वहां पे बहुत अच्छी चीजें थी, हमने उनसे अडॉप्ट की हैं। तो वही पूछता है अक्सर कि कौन से देश से हमने क्या लिया है। तो यहाँ देखते हैं, इसका जवाब तो कनाडा है, ठीक है, लेकिन और भी अलग अलग देख लेते हैं ऑप्शंस में क्या है। साउथ अफ्रीका से हमने क्या लिया है, भाई साउथ अफ्रीका से जो हमने लिया है, एक तो राज्यसभा मेंबर्स का इलेक्शन, ठीक है, राज्यसभा जो मेंबर्स होंगे उनके इलेक्शन प्रोसीजर, यानी इलेक्शन कैसा होगा उनका, वो साउथ अफ्रीका से लिया है। एक और चीज लिया है हमने, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का जो प्रोसीजर है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट प्रोसीजर, किस प्रकार जो है अमेंड किया जाएगा, वो कैसे होता है हमारे यहाँ 2/3 मेजोरिटी के साथ, यानी स्पेशल मेजोरिटी के साथ होता है, ठीक है। उसको कैसे कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना है उसका तरीका और राज्यसभा मेंबर के इलेक्शन का तरीका हमने जो लिया है वो साउथ अफ्रीका से लिया है। जापान से रूल ऑफ लॉ लिया है, ठीक है। और यूएसए से तो भाई हमने बहुत चीज ली है, और यूएसए पे एक पूरी सीरीज ही बना दो, जैसे फंडामेंटल राइट लिया है, जुडिशियल रिव्यू लिया है, ठीक है, जुडिशियल रिव्यू लिया है। उसके बाद कॉन्सेप्ट ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म भी वहीं से आया है। और भी चीजें जैसे कि प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट, ठीक है, कैसे इम्पीच किए जाएंगे प्रेसिडेंट, इसका भी तरीका वहीं से लिया है। वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट भी हमने वहीं से ली है। साथ ही साथ हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज को कैसे रिमूव करना है, ये भी हमने वहीं से लिया है। तो एक कहते हैं ना, बहुत चीजें हमने यूएसए से अडॉप्ट की। चलिए ये सब कुछ फैक्ट्स थे इसके, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल कहता है नेम द फर्स्ट एवर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट होम द मोशन ऑफ इम्पीचमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन पार्लियामेंट इन इंडिपेंडेंट इंडिया। यानी आजाद भारत में पहले ऐसे जज सुप्रीम कोर्ट के जिनपे जो है इम्पीचमेंट प्रोसीजर को
इंट्रोड्यूस किया गया था, मोशन को इंट्रोड्यूस किया गया था। तो ये थे, ये दोनों नाम अलग अलग क्यों कर दिए भाई? वीरास्वामी रामास्वामी इनका नाम था पूरा, ठीक है, वीरास्वामी रामास्वामी। जब ये पंजाब के और हरियाणा के कंबाइंड जब चीफ जस्टिस थे पंजाब हरियाणा के हाई कोर्ट के, तब का उनका एक केस था जिसके तहत इन पे एक इम्पीचमेंट मोशन लाया गया था 1993 में, और ये जो है फेल हो गया था। ऐसा हुआ था कि बीजेपी और अदर मेंबर्स, मतलब अदर पार्टीज मिलके इनके लिए इम्पीचमेंट मोशन लाई थी। इनको 196 वोट जो हैं वो इनको रिमूवल का मिला था, लेकिन यहाँ पे कांग्रेस जो है वो एब्सटेन कर गई, यानी वोट नहीं दी। और ऐसा होता है, सेकंड वो 2/3 मेजोरिटी प्लस 50% होना चाहिए, तो वो 50% का आंकड़ा क्रॉस नहीं कर पाया, ठीक है। तो इस चक्कर से ये फेल हो गया था, और ये जो है वीरास्वामी रामास्वामी के खिलाफ लाया गया था। पहले ऐसे जज थे 1991, 92, 93 के आसपास, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है, हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स आर मेंशन इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये तो एक फैक्चुअल सवाल है, कितने, जब ओरिजिनल था, ओरिजिनल की बात करें तो उसमें 7 फंडामेंटल राइट थे, ठीक है, जिसको बाद में 6 कर दिया गया, 6 फंडामेंटल राइट कर दिए गए। अभी आज के टाइम पे जो है वो 6 फंडामेंटल राइट हैं। कौन कौन से हैं? अगर बात करें तो राइट टू इक्वालिटी जो कि 14 से 18 के बीच में है, राइट टू फ्रीडम है ना, ये 18 से 22 19 से 22 के बीच में है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन 23 और 24, ठीक है। और अगर बात करें तो अगला जो है राइट टू रिलीजन, ये भाई अपने अपने रिलीजन का अधिकार, राइट टू रिलीजन है। उसके बाद कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट है जो कि 29 और 30 है, ये 25 से 28 है। उसके बाद है एक है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, जिसे हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा था अंबेडकर जी ने, ठीक है। जो 7वां था राइट टू प्रॉपर्टी, उसको हटा दिया गया था और उसको 300A आर्टिकल में डाल दिया गया था, यानी जो फंडामेंटल राइट था उसको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बना दिया गया है ना, कॉन्स्टिट्यूशन में डाल दिया गया। कॉन्स्टिट्यूशन से हटाया नहीं गया, बस उसको शिफ्ट कर दिया गया, यानी फंडामेंटल राइट के एम्बिट से उसको हटा दिया गया। ये था, ये थे कुछ फैक्ट्स। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है, यूरेनियम फाउंड इन लद्दाख इज एन एग्जांपल ऑफ विच टाइप ऑफ रिसोर्स। यूरेनियम जो है लद्दाख में मिलता है और हम उसको एक्सट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। हमें पता भी नहीं है कि कितना अवेलेबल है वहां पे, पर इतना पता है कि अवेलेबल है। तो ये एक टाइप का क्या है, पोटेंशियल है। हमने आज तक इसका इस्तेमाल किया नहीं और इस्तेमाल कर भी नहीं पा रहे हैं अभी, तो एक पोटेंशियल है। कभी मौका मिलेगा, कभी ऐसे हम इस चीज को एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे और यूज कर पाएंगे तो हमारे लिए वो बेनिफिशियल हो जाएगा, इसलिए ये पोटेंशियल रिसोर्स है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल इसका है पोटेंशियल रिसोर्स का। अगला सवाल, द नंदा देवी पीक इज लोकेटेड इन। नंदा देवी एक पहाड़ है, ये अपना इधर आता है उत्तराखंड, ठीक है। यहाँ पे नंदा देवी पहाड़ है, और नंदा देवी जो पहाड़ है वो इंडिया की 2nd हाईएस्ट, ठीक है, और वर्ल्ड की आई थिंक 23rd हाईएस्ट है। इंडिया की, इंडियाज एंड वर्ल्ड्स, ओके, ये चीजें। तो ये कहाँ है? उत्तराखंड में पड़ता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है, रोवर्स कप इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स। एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कौन कौन से स्पोर्ट्स से कौन कौन सा जो टूर्नामेंट है वो एसोसिएटेड है, ठीक है। तो फुटबॉल से सारे आज देख लेते हैं। फुटबॉल से पहला तो रोवर्स कप, ठीक है, इसका जवाब तो रोवर्स कप है, यानी फुटबॉल से है। रोवर्स कप, संतोष ट्रॉफी, ठीक है, और भी हैं जैसे डुरान कप और सुब्रोतो कप, रोवर्स कप, संतोष कप,
डोरान कप, सुब्रोतो कप, एक और है बहुत इंपॉर्टेंट जो है कि नेहरू गोल्ड कप। ठीक है, ये आजकल बहुत पूछा जा रहा है, नेहरू गोल्ड कप। ठीक है, ये सारे फुटबॉल से रिलेटेड हैं। ठीक है, इसके बाद ही हॉकी से कुछ रिलेटेड हैं, जैसे कि बेटन कप, और ये जो है बेटन कप जो है ओल्डेस्ट है। ठीक है, हाँ, ये रोवर्स कप जो था वो इंडिया का सेकेंड ओल्डेस्ट टूर्नामेंट है। ठीक है, सेकेंड ओल्डेस्ट टूर्नामेंट की बात की, ये रोवर्स कप था। यहाँ बेटन कप जो है हॉकी का है, और हॉकी का ये ओल्डेस्ट कप है, यानी एक टूर्नामेंट है। ठीक है, रंगा स्वामी भी इसी का है। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम अक्सर सुनते हैं, आगा खान। ठीक है, आगा खान कप। उसके बाद एक इसमें जो इंपॉर्टेंट, देखो फुटबॉल में नेहरू जी जो थे उनका नाम आया था नेहरू गोल्ड कप। यहाँ पे उनकी बेटी इंदिरा का नाम है, इंदिरा गांधी गोल्ड कप। ठीक है, ये जो है ये भी बहुत पूछा जा रहा है आजकल, तो ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है। ये हॉकी के थे। गोल्फ से भी कुछ इंपॉर्टेंट, जैसे प्रिंस चार्ल्स, गोल्फ जो है वो अमीर लोग खेलते हैं ना, प्रिंस लोग, तो प्रिंस वेल्स कप, चार्ल्स बोल दिया, प्रिंस वेल्स कप। ओके, उसके बाद यहाँ पे राइडर कप भी होता है यार, गोल्फ खेलने वाले मस्त छोटी सी गाड़ी में जाते हैं, इधर से एक बार मारते हैं फिर उसको उठाने जाते हैं, एक टाइप से वहां से याद रख सकते हैं, राइडर्स कप। फिर एक और जो है बाकर कप। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट है। अब बास्केटबॉल की बात करें तो सबको पता ही होगा, NBA, नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला और आज का आखिरी सवाल कहता है, इन विच सिटी आर दी समर ओलंपिक गेम्स ऑफ 2024 टू बी हेल्ड। ये तो बहुत फैक्चुअल सवाल है, ये तो आपको पता ही होना चाहिए कि आने वाले किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये पेरिस में होने वाला है। ठीक है, अगस्त 2024 में होगा। इस बार का जो अभी होने वाला था 2020 में, वो तो टोक्यो में होने वाला था। ठीक है, इसको शिफ्ट करके 2021 कर दिया गया। अभी इस पे डिसीजन क्या होता है देखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का ये हुआ सेशन हमारा खत्म, फिर मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और हमें मोटिवेट करिए। थैंक यू।